हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने आज कक्षा 9 का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एवं उसकी कमियां। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उनके अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के विषय में जाना था, थॉमसन के परमाणु मॉडल के विषय में जाना था। आज हम उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया उसके विषय में जानते हैं और उस परमाणु मॉडल के अंदर कमियां क्या रह गई इसके विषय में जानते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, रदरफोर्ड ने सोने चांदी की पतली पन्नी ली और उस पर अल्फा कणों की बौछार की। ये चित्र हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक बार फिर आप लोग देख लेते हैं ज़रा सा। और उसी आधार पर फिर हम रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर उसके मॉडल को समझेंगे। इस प्रयोग में क्या था कि अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। दूसरा था कि कुछ अल्फा कणों के मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। और तीसरा पॉइंट था कि कुछ अल्फा कण जिस रास्ते गए थे पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आते हैं। लगभग उनमें विचलन कितने का होता है? लगभग 90 डिग्री का विचलन होता है। 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री हम मान सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। इस आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इस आधार पर उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु है, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि जो परमाणु है वह अति सूक्ष्म है, गोलाकार है और विद्युतीय उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या होगा कि धन आवेश की मात्रा बराबर ऋण आवेश की मात्रा। ठीक है, तो यह है, अति सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, गोलाकार है और विद्युतीय उदासीन है। दूसरा, परमाणु का जो समस्त भार है, परमाणु का समस्त भार है वह कहाँ है? केंद्रक में है, या उसको हम दूसरा नाम क्या दिया था? हमने नाभिक नाम दिया था। ये है इसका नाभिक। इसका समस्त भार और यानी समस्त द्रव्यमान कहाँ है? उसके केंद्र में सूक्ष्म आयतन में स्थित है और इस भाग को केंद्रक या नाभिक कहते हैं। और हमने कल बताया था आपको कि नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित हैं। कहाँ? परमाणु के नाभिक में। ठीक है, जो नाभिक है, नाभिक का आयतन है वो परमाणु के तुलना में, नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत सूक्ष्म है। और कितना है? पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, बहुत सूक्ष्म है। कितना है? नाभिक से लगभग 10,000 गुना छोटा। कल एग्जाम्पल भी हमने दिया था कि यदि हम किसी परमाणु को फुटबॉल का ग्राउंड मान ले तो उसके नाभिक को उसमें के मध्य में गड़ी हुई पेपर पिन जानते हैं ना, जो पेपर को जोड़ने के काम आती है, उसकी 0.5 mm उसकी त्रिज्या होती है, उसके बराबर होगा। जबकि यदि ये 50 मीटर का है तब ये 0.5 mm का होगा। यानी इतना सूक्ष्म है ये कि जिस प्रकार से फुटबॉल के ग्राउंड के मध्य में एक पिन को गाड़ दिया जाए तो उसी प्रकार से इसका आकार है, नाभिक का आकार है। किसमें? परमाणु में। ठीक है, अच्छा, परमाणु में तीसरा पॉइंट है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं।
न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक में होते हैं, नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं, और नाभिक के बाहर होते हैं। ये देखिए, ये क्या है जो माइनस से दर्शाया गया है, ये सभी क्या है, ये सभी इलेक्ट्रॉन हैं जो नाभिक के बाहर हैं। और अगला पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, परमाणु है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स दिए। अगला पॉइंट है परमाणु का नाभिक जो है वो कैसा है। अब चूंकि देखिए प्रोटॉन पर क्या है, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछला वीडियो जाकर के देखिएगा जहां हम परमाणु के मूल कणों के विषय में जब हमने बताया था, तो आपको बताया था कि जो प्रोटॉन पर आवेश है वो धन आवेश है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ऋण आवेश है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो नाभिक है वो कैसा है, अगला पॉइंट है नाभिक कैसा है, धन आवेशित है। नाभिक धन आवेशित है, और उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं, ऋण आवेशित हैं, ऋण आवेशित हैं। अब देखिए, अभी हमने बताया आपको वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जो नाभिक का धन आवेश है, जो नाभिक का धन आवेश है वह इनको क्या करता है, आकर्षित करता है। परस्पर धन ऋण में क्या होगा, परस्पर आकर्षण होगा। लेकिन चूंकि चक्कर लगा रहे हैं तो इनमें एक अपकेंद्र बल भी कार्य कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप देखिए कि एक रस्सी में कोई पत्थर बांध लीजिए और उसको घुमाइए, तो क्या होगा, पत्थर घूमता रहेगा। तो दो बल कार्य करेंगे, एक तो उसका जो घूमने वाला बल है, और दूसरा जो घुमाने वाले और रस्सी, जो रस्सी तनी हुई है, पत्थर और घुमाने वाले के बीच में रस्सी तनी हुई है, रस्सी भी एक बल लगा रही है। तो दोनों ही बल क्या होंगे, एक दूसरे को संतुलित करेंगे। वृत्तीय गति के कारण जो अपकेंद्र बल उत्पन्न हो रहा है, तो वह क्या करेगा, इन दोनों बलों को, इस आकर्षण बल को और वृत्तीय गति के कारण लगने वाला अपकेंद्र बल, ये क्या है, अपकेंद्र बल है, दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे को संतुलित रखते हैं। इसी कारण से परमाणु जो है वो वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं और परमाणु का अस्तित्व बना है। ठीक है, तो ये कुछ परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। लेकिन इसके बावजूद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई। देख लेते हैं क्या कमियां हैं। रदरफोर्ड ने पहली चीज क्या बताई कि परमाणु वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहे हैं। परमाणु का विश्लेषण किया गया तो पाया गया, ठीक है, पाया गया कि नाभिक के बाहर, ये नाभिक है, इसके बाहर बहुत सारी वृत्ताकार मार्ग हो सकते हैं, वृत्ताकार कक्षाएं हो सकती हैं। किन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, किन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगा रहे हैं, ये चीजें रदरफोर्ड ने नहीं बताई। यानी नाभिक के बाहर बहुत सारी कक्षाएं संभव हैं, अनेक कक्षाएं संभव हैं। और परमाणु किन में है, परमाणु इलेक्ट्रॉन किन में है, संभव है। इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में है, इसको रदरफोर्ड ने नहीं बताया।
ठीक है। अनेक वृत्ताकार कक्षाएं संभव तो हैं, लेकिन किनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किनमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, उस चीज़ को रदरफोर्ड ने मेंशन नहीं किया। दूसरा पॉइंट था कि एक वैज्ञानिक हुए क्लार्क मैक्सवेल। उन्होंने ये बताया कि यदि कोई कण गतिमान अवस्था में होता है और उसको त्वरित किया जाए, ठीक है, किसी गतिशील विद्युत आवेशित कण को क्या किया जाए, त्वरित किया जाए, तो उसमें से लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ठीक है। यदि किसी कण को त्वरित किया जाए तो उसमें से लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ठीक है। और चूंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत कार्य करता है, स्थिर वैद्युत का बल कार्य करता है, किसके बीच में, नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में स्थिर वैद्युत कार्य करता है, अतः इससे लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होना चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के पास जो पास की कक्षा है उसकी ऊर्जा क्या होगी, उसकी ऊर्जा कम होगी, जो दूर की कक्षा है उसकी ऊर्जा अधिक होगी। ऊर्जा जब अधिक होगी तो जो दूर इलेक्ट्रॉन है उसकी भी ऊर्जा क्या होगी, उसकी भी ऊर्जा अधिक होगी। अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास करेगा, कम ऊर्जा के क्षेत्र में आएगा। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और नाभिक यहाँ है, तो अब ये क्या होगा, दूर की कक्षा में होगा, धीरे धीरे ये ऊर्जा का ह्रास करेगा। ऊर्जा का ह्रास करते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये नाभिक में गिर करके नष्ट हो जाएगा। कौन, इलेक्ट्रॉन। नाभिक में गिर करके इलेक्ट्रॉन को नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको भी रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, इस कमी को भी रदरफोर्ड ने कहीं इंगित नहीं किया था, इसके विषय में कोई चर्चा नहीं की। तीसरा पॉइंट है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा ह्रासित करता है, लगातार ऊर्जा के ह्रास से जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम है, ऊर्जा का स्पेक्ट्रम है, वो कैसा होना चाहिए, स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, ठीक है। स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। लेकिन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सतत ना होकर के रेखीय होता है, ठीक है। ये सतत का मतलब कंटिन्यूअस ना होकर के बल्कि कैसा होता है, लीनियर होता है, ठीक है। इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त किया गया। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने पर यह पाया गया कि जो इस ऊर्जा का स्पेक्ट्रम है सतत होना चाहिए, लेकिन सतत ना होकर के बल्कि कैसा होता है, रेखीय होता है। और इस तरह से इसकी व्याख्या भी रदरफोर्ड ने नहीं की। तो ये कुछ रदरफोर्ड की कमियां थी। इन कमियों को अगले जब नील्स बोहर ने क्या किया, नील्स बोहर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इन कमियों को अपने परमाणु मॉडल में दूर किया। और इनका परमाणु मॉडल क्या है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें भी कुछ कमियां रह गई, नील्स बोहर के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई, जिसको भी हम अगले वीडियो में उसको पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। इस वीडियो को ही समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।